Our school, Michael Nagar Shikhaniketan, government-sponsored co-ed English medium higher secondary, has taken an excellent initiative in conducting online classes through YouTube channel. Even in this pandemic situation, our school did not step aback in providing and enhancing knowledge to the students. So, it's a request to the viewers, please like, comment and subscribe. बच्चों, आज मैं क्लास 7 तिलक की लोकप्रियता की कहानी ये तुम्हारे पाठ से, आप लोगों के पाठ से मैं ये पढ़ाने वाली हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके लेखक है विष्णु चंद्र शर्मा। जिसके लेखक कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा। इनका जन्म हुआ था बनारस में 1 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। कहानी, मासिक और जनयुग तथा कवि और सर्वनाम पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और हिंदी अकादमी दिल्ली से ये सम्मानित हुए थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं तलाश बसंत की, चाणक्य की जय कथा, अपना पोस्टर, मुक्तिबोध की आत्मकथा, कबीर की डायरी इत्यादि। अब हम लोग लेसन की ओर चलते हैं। हमारा लेसन है विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा लिखित तिलक की लोकप्रियता, क्लास 7। विष्णुचंद्र शर्मा का जन्म 1 अप्रैल 1933 को हुआ था। देखो, अब हम लोग पाठ को पढ़ेंगे, पाठ का पाठन करेंगे। 1918 के प्रारंभ में तिलक करंदीकर, केलकर, खारप्रे और पाल को होमरू लीग के एक प्रतिनिधि मंडल में इंग्लैंड भेजने का फैसला किया गया। उन दिनों प्रथम महायुद्ध चल रहा था, परंतु किसी तरह ब्रिटिश सरकार ने पासपोर्ट दे दिए। जाने से पहले तिलक ने कहा, आज इंग्लैंड के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो हमें स्वराज दे या भारत से पूर्णतः हाथ धो बैठे। हमें स्वराज दो। स्वराज का अर्थ है अपना राज्य, अपना देश। हमें स्वराज दो और हम युद्ध में सहायता देंगे, अन्यथा तुम्हारा साम्राज्य खतरे में है, ऐसा तिलक ने कहा था। रास्ते में कोलंबो में भी उनका भव्य स्वागत हुआ। बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। तिलक ने दूसरे दिन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म पर भाषण भी दिए। वहीं पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें सूचित किया कि सरकार ने सारे पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। मुंबई में इसके विरोध में सभाएं हुई, जिसके अध्यक्ष श्री जिन्ना थे। 4 अप्रैल को आम सभा में जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के इस फैसले की निंदा की। उन्होंने अध्यक्ष के पद से आम सभा में घोषित किया, ब्रिटिश सरकार के कान तो है पर आंखें नहीं हैं। आंख न रहने की वजह आंखों पर पड़ी भय की चादर थी। 18 अप्रैल को तिलक ने वायसराय को ताड़ दिया, मतलब टेलीग्राम भेजा, और वैलेंटाइन शिरोल के विरुद्ध दीवानी के मुकदमे के सिलसिले में इंग्लैंड जाने देने की मांग की। अंततः सरकार ने तिलक को मुकदमे के सिलसिले में जाने की स्वीकृति तो दे दी, पर शर्तें लगाकर। कुछ शर्तें थी। अक्टूबर के अंत में तिलक लंदन पहुंचे। तिलक के राजनीतिक कार्यों पर इंग्लैंड में पाबंदी थी, मतलब इंग्लैंड जाने की उन्हें तो मंजूरी मिल गई, लेकिन इंग्लैंड पहुंचकर वे कुछ राजनीतिक कार्य नहीं कर सकते थे, इसकी पाबंदी थी। उन्होंने उसे हटाने के लिए अर्जी दी, मांग की। अर्जी मंजूर हो गई कि अब वे राजनीतिक कार्य कर सकते हैं। तिलक के दिल में तो आज़ादी की तरफ थी। इंग्लैंड में भी वह बहुत व्यस्त रहे। सैर सपाटे और मनोरंजन के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला। वहाँ रहकर वह केवल ब्रिटिश म्यूजियम, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी और हाउस ऑफ कॉमन्स देखने गए। उनका भोजन भी भारत जैसा ही रहा। सादगी, सर्दी से बचने के लिए धोती कुर्ते की जगह लंबा गर्म कोट, पैंट, ऊनी मोजे और बूट ज़रूर पहनने लगे, पर टाई उन्होंने कभी नहीं लगाई।
कई लोग उन्हें पादरी समझ बैठे थे। पादरी का अर्थ है चर्च के जो फादर होते हैं उन्हें हम पादरी कहते हैं। उन्हें पादरी समझ बैठे थे। तिलक जहाँ ठहरे थे वही नीचे की मंजिल में बेप्तिस्ता रहते थे। बेप्तिस्ता है पोर्तुगीज़ का एक उपनाम, सरनेम, जिसे हम बेप्तिस्ता, जो यहाँ पे बेप्तिस्ता है उसका अर्थ है पोर्तुगीज़ का एक उपनाम। तो पोर्तुगीज़ के एक आदमी वहाँ पे रहते थे। तिलक ने वहाँ होम रूल लीग का कार्यालय खोला। भारत को आत्मनिर्णय का अधिकार, भारत को क्या है, आत्मनिर्णय का अधिकार पुस्तिका प्रकाशित की। कहाँ, इंग्लैंड में। ब्रिटेन और आयरलैंड में 10 लाख पर्चे बंटवाए। इंडिया पत्र को नया रूप दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सी राजनीतिक सभाओं में भाग लिया, सामाजिक उत्सवों में शामिल हुए और अंग्रेज और भारतीय मित्रों से भारत की स्वाधीनता के बारे में उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से हम अपने देश को और जल्दी स्वतंत्र करा सकते हैं। एक छात्र ने पूछा था, आप एकाएक इतने नरम क्यों पड़ गए हैं? तिलक ने उत्तर दिया, अनुभव ने मुझे सिखा दिया है कि खुद शक्ति प्राप्त किए बिना कुछ नहीं किया जा सकता। जब तक कि खुद की शक्ति प्राप्त ना हो, वो लोक शक्ति हो सकती है, बल के द्वारा शक्ति हो सकती है, खुद की शक्ति आर्थिक शक्ति हो सकती है, ये सब शक्ति जब तक खुद में ना आ जाए, खुद में समेटा ना जाए, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। वह शक्ति स्वशासन से प्राप्त होती है, मतलब अपना राष्ट्र, अपने देश से प्राप्त होती है। युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेज अपने आश्वासनों से मुकर गए। आश्वासन मतलब आशा दिलाना, किसी को कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, विश्वास दिलाना, इससे अंग्रेज मुकर चुके थे। देश में जन आंदोलन को दबाने के लिए रोलेट एक्ट लागू किया गया था। रोलेट एक्ट का अर्थ यहाँ पे है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। रोलेट एक्ट लागू किया गया। जन आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी कर रहे थे। अंग्रेज सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चलने लगा। पंजाब में सरकार के अत्याचार सभी सीमाएं पार कर गए। अमृतसर में तो जालियांवाला बाग का बीभत्स हत्याकांड हो गया। यहाँ पे देखो बच्चों, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट का मतलब होता है काला कानून। उस समय एक ऐसी कानून लागू की गई थी जिसे हम काला कानून कहते हैं, जिसके अंतर्गत भारत की ब्रिटानी शक्ति, मतलब अंग्रेज़ों की शक्ति द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया यह रोलेट एक्ट। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में आसानी से बंद कर सकता है। किसी को भी उसमें बिना मुकदमा चलाए उसे आसानी से बंदी बनाया जा सकता है। इसी कानून को कहते हैं रोलेट एक्ट। और देखो, पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग का बीभत्स हत्याकांड हो गया। ये जालियांवाला बाग क्या है बच्चों? आओ इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जालियांवाला बाग जो थी फरवरी में रोलेट एक्ट के पास होने के बाद से शुरू हुई थी। इस कानून के खिलाफ सारा अमृतसर 6 अप्रैल को हड़ताल पर रहा। 9 अप्रैल को 2 प्रमुख नेताओं डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किचलू को अकारण ही अमृतसर से निष्कासित कर दिया गया। उन्हें निकाला गया कि वे अब बाहर निकल जाए। लोगों को तत्काल हड़ताल घोषित कर दी। लोगों ने क्या किया? तत्काल मतलब तुरंत ही हड़ताल घोषित कर दिया। 11 अप्रैल को जनरल डायर आ गया तथा उसने शहर की कमान संभाल ली। पूरा अमृतसर शहर जो था वो जनरल डायर के बस में था। उन्होंने कमान संभाल ली। उसने सारी सभाओं और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया। उनके आदर्शों को न मानते हुए 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में एक जनसभा हुई। उन्होंने मना किया था, इसके बावजूद भी वहाँ पे जनसभाएं होने लगी।
जालियांवाला बाग एक खुला स्थान था जिसके 3 ओर घरों का पिछवाड़ा था तथा शहर की एक छोटी तंगी सी गली में से प्रवेश का रास्ता था। मतलब एक तंग सी गली, एक सीधी सादी पतली सी गली से होकर इसका रास्ता जाता था। जनरल डायर ने शांत और निहत्थे भीड़ पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसानी शुरू कर दी, चलवा दी। कांग्रेस जांच समिति के अनुसार इस घटना में 10,000 लोग शामिल थे और उसमें से लगभग 1,000 लोगों की मौत हुई तथा 1500 से अधिक घायल हुए थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस संख्या को कम बताया, अंग्रेज़ों ने इस संख्या को घटाकर कम कर दिया। लेकिन 1000 लोगों की मौत हुई और 1500 से अधिक घायल हुए थे उस जालियनवाला बाग हत्याकांड में, जो एक नरसंहार हत्याकांड था। इस घटना के प्रति विरोध प्रकट करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जो थे बहुत दुखी थे। उन्होंने नाइट की उपाधि त्याग कर दी और गांधी जी ने केसरे हिंद का एक पदक वापस कर दिया। अंत में सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर, जनरल डायर तो उसके बाद इंग्लैंड पहुंच गए, इंग्लैंड जा चुके थे और वे तब तक वहां पे थे, और अंत में सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना का उन्होंने इस प्रकार बदला लिया। अब देखो फिर से हम लोग पेज में, हम लोग अपने पाठ में पहुंच जाते हैं कि महात्मा गांधी के आदेश पर देश भर में रोलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। भारत के अन्य नगरों की तरह अमृतसर में भी विरोध में जालियनवाला में सार्वजनिक सभाएं हुई, जो हमने अभी पढ़ा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। इसका मैदान चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, मतलब मकानों के पीछे का ज़मीन, ये बाग जो था, ये बगीचा जो था, वो 3 ओर से मकानों से घिरा हुआ था। उनके पीछे का जो ज़मीन था वो ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। बाहर जाने का मुख्य रास्ता एक ही था, एक ही दरवाज़ा था। लगभग सभा में 10,000 आदमी थे। सभा अभी शुरू ही हुई थी। जनरल डायर अपने सशस्त्र सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गए और 60 मीटर के फासले से भरी भीड़ पर बिना किसी चेतावनी के उन्होंने गोलियां बरसा दी। जनता वहां इस प्रकार फंस गई थी कि जैसे चूहे पिंजरे में फंस जाते हैं। कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई और जनरल डायर वहां से तभी हटे जब उनकी गोलियां समाप्त हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये संख्या जो है, देखो क्या बताया गया बच्चों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 आदमी मरे, जबकि 1000 आदमियों की मौत उस सभा में हुई थी और 1200 से अधिक घायल हुए, जहाँ पे 1500 से अधिक घायल थे। इस हत्याकांड के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल चल रही थी। स्त्री पुरुषों की बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हो रही थी। तिलक उन दिनों लंदन में थे। वह भीतर ही भीतर इस आंदोलन में शामिल न हो पाने से खिन्न भी थे, मतलब दुखी थे। लंदन में ही उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में होने वाली सभाओं में भी भाग लिया था। उन्हें सीधा विरोध प्रिय था, मतलब वे सीधा विरोध किया करते थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध। वह दिखावटी सुधारों से तंग आ चुके थे। 1918 में तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उनके लंदन में रहने के कारण पंडित मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया, मतलब जेहेतु वे लंदन में रहते थे, उनके जगह पंडित मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया। तिलक इंग्लैंड में जिस मुकदमे की पैरवी करने गए थे उसका फैसला उनके विरुद्ध है, मतलब वे हार गए। ब्रिटिश सरकार और न्यायालय ने पक्षपात किया था, मतलब दोनों की आपस में साझेदारी थी। तिलक को हर्जाना देना पड़ा, मतलब जुर्माना, पैसे भरने पड़े। सारा देश इस आश्चर्यजनक मुकदमे से हिल गया।
सरकारी पक्षपात का यह खुला सबूत था। मुंबई की एक आम सभा में तिलक की प्रशंसा की गई। तिलक कोष खोलने की घोषणा भी की गई कि अब हम तिलक कोष, एक कोष खोलेंगे। गांधी जी ने इस सभा में कहा कि धनी ही मुकदमा जीतता है। जो जहां तिलक ने पैसों के अभाव में मुकदमा हार गए थे, बाल गंगाधर तिलक का हारना यानी देशवासियों के लिए भी एक बड़ी हार थी और ये पैसे के अभाव में ही हुआ था। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि इस सभा में कहा था गांधी जी ने कि धनी ही मुकदमा जीतता है और गरीब हार जाता है। तिलक कोष में दान देना एक राष्ट्रीय कर्तव्य बन गया एक भारतवासी के लिए। तिलक के भारत लौटने तक उसमें 3 लाख रुपए जमा हो चुके थे। यह तिलक की लोकप्रियता का एक बड़ा प्रमाण था। अब देखो बच्चों, यह पाठ तो हमारा इस प्रकार है। विष्णु चंद्र शर्मा ने बहुत ही अच्छे तरह से इसका लेखन किया है। तिलक की लोकप्रियता। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में और कुछ जानते हैं, उनके बारे में कुछ और चर्चा करेंगे हम लोग। महाराष्ट्र में जन्मे बाल गंगाधर तिलक पूरे देश में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले नेताओं में से एक थे। उन्होंने नारा दिया था, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब जन्म से ही हमारा आज़ादी जो है वो अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक को इस देश की आम जनता ने अपनी ओर से एक नाम दिया था, लोकमान्य की उपाधि। लोकमान्य, जो प्यार से देश की जनताओं ने उनके लिए रखा। यह पाठ हमें यह बताता है कि पहले विश्व युद्ध के समय तिलक ने यह चेतावनी दी थी कि इसके बाद अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना होगा। तिलक भारत की आज़ादी का परचम फहराने का कोई भी अवसर नहीं खोना चाहते थे। परचम का अर्थ है झंडा। अंग्रेज सरकार तिलक पर नज़र रखती थी। वह नहीं चाहती थी कि तिलक को कहीं भी आने जाने की खुली छूट हो। हमेशा उन पर निगरानी रखी जाती थी। तिलक अंग्रेज सरकार की अनीतियों का खुलकर विरोध करते थे, फिर चाहे वे उस समय भारत में हो या इंग्लैंड में। इस तरह बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी। देशवासियों के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए, स्वराज के लिए उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी थी और सभी सभाओं में उन्होंने भाग लिया था। बच्चों, आशा करती हूँ कि अब इस लेसन को तुम लोग को समझ में आया होगा। इस लेसन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना ताकि और अच्छी तरह से तुम लोग समझ सको। थैंक यू। देखो बच्चों, इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तिलक ने लंदन में कौन सा कार्यालय खोला था? तिलक ने देशवासियों के लिए कौन सा नारा दिया था? देश की जनता ने तिलक को क्या नाम दिया था? लोकमान्य। रोलेट एक्ट क्यों लागू किया गया? और जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन अपने शब्दों में करो। ये 5 नंबर का है। आशा करती हूँ कि तुम लोग इस लेसन को अच्छी तरह से समझोगे और पढ़ोगे। थैंक यू। Subscribe. Click on the bell. Like, comment, share.